बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज की मेरी जो क्लास है वो है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बीएड प्रथम सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुई है और मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर भी चल रहा हूँ साथ साथ, और फर्स्ट सेमेस्टर की भी मैं आपको रिवीजन में करा रहा हूँ। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो है बच्चों, विद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। और जिसका आज मेरा टॉपिक है ऑनलाइन क्लासेस का वो है विभिन्न स्तरों में शैक्षिक प्रशासन। याद रखिएगा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तरों में शैक्षिक प्रशासन। मैं सबसे पहले आपको इस टॉपिक पर इंट्रोडक्शन में लेकर के चल रहा हूँ। भूमिका में मैं आपको बता दूं बच्चों, भूमिका में ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी सरकार भारतीयों को शिक्षित करने या शिक्षा प्रदान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी, कोई रुचि नहीं दिखाती थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद राष्ट्र को जनतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया और आर्थिक व शिक्षा के क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था को अपनाया लिया गया। समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया। इन्हीं क्षेत्रों में प्रस्तावित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य थे, इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 5 वर्षीय यानी पंचवर्षीय योजनाओं को नियोजन किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं का नियोजन किया गया और इन्हीं योजनाओं में शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं में अपनी शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया और केंद्र सरकार, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयास किए। उन सभी प्रयासों का वर्णन हम आपके सामने लिए चल रहे हैं। आपके सामने लिखा होगा इंट्रोडक्शन के बाद, जिनका वर्णन मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, विभिन्न स्तरों में शैक्षिक प्रशासन में, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट लेवल में आप देख रहे होंगे 3 स्तर पर, विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। शैक्षिक प्रशासन के 3 स्तर आपके सामने लिखे गए हैं। पहला है केंद्र स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है जिला या स्थानीय स्तर। यानी मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंट्रल लेवल, केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, तीसरा है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल, जिला या स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। आइए हम आपको लिए चल रहे हैं। सबसे पहले पहला बिंदु, केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की पृष्ठभूमि। याद रखिएगा, मैं सबसे पहले लेकर के चल रहा हूँ केंद्र स्तर। केंद्र स्तर की जो शैक्षिक प्रशासन की जो नीति है
मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या दिया था, उन्होंने क्या क्या योजनाएं बताई थी। यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंट्रल लेवल, केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। मैं बता दूं बच्चों, याद रखिएगा आप सभी, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अर्थात औपनिवेशिक काल में भारतीयों को शिक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार कोई इंटरेस्ट यानी कोई रुचि नहीं रखती थी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उनको। और ये केवल वो ब्रिटिश सरकार केवल शिक्षा के नाम पर भारतीयों को धोखे में रखते थे, और जिसका परिणाम ये हुआ कि परिणाम स्वरूप भारत की गिनती दुनिया भर के देशों में भी होने लगी, जबकि गुलामी से पहले भारत की गिनती दुनिया के सर्वाधिक साक्षर देशों में हुआ करती थी। और इसी काल में ही शिक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो केंद्र सरकार पर आ गई थी। शिक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो केंद्र सरकार पर आ गई थी। और मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आजादी के बाद देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया तथा समाजवादी समाज की व्यवस्था को अपनाया गया। शिक्षा को राज्यों को सौंप दिया गया, जो एजुकेशन था वो स्टेट को भी सौंप दिया गया, दे दिया गया राज्य को। और ये हुआ, केंद्र सरकार केवल जो शिक्षा थी वो तो राज्य सरकार को दे दिया गया था, लेकिन बच्चों केंद्र सरकार केवल कुछ विशेष क्षेत्रों की ही शिक्षा व्यवस्था को देखती थी, और इसके साथ राज्यों को परामर्श एवं आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जिससे शिक्षा विकास में समस्याएं उत्पन्न न हो। राज्य सरकार की ही मदद समय समय पर केंद्र सरकार करती थी, जिससे ये हुआ बच्चों कि शिक्षा में कोई भी आर्थिक सहायता अगर हो तो आर्थिक सहायता में कोई कमियां ना हो, इसके लिए ये चीजें व्यवस्था अपनाई गई थी। नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ बच्चों, केंद्र स्तर पर तो शैक्षिक प्रशासन के बाद मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। याद रखिएगा बच्चों, केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की पृष्ठभूमि, केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल लेवल, केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की पृष्ठभूमि, इसकी बैकग्राउंड क्या थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, आइए हम आपको लिए चलते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यानी आजादी के पहले, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आजादी के पहले सन 1883 ईस्वी तक, सन 1883 ईस्वी तक शिक्षा की संपूर्ण जो जिम्मेदारी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उत्तरदायित्व थी, वो केंद्र सरकार की होती थी। कब तक? सन 1883। अर्थात शैक्षिक प्रशासन पूरी तरह से केंद्रीकृत था, यानी केंद्र सरकार के अंडर में था। विभिन्न जो प्रांत थे उन प्रांतों को केंद्र की नीतियों का पालन करना पड़ता था। याद रखिएगा आप सभी बच्चों, सभी प्रांतों को केंद्र की नीतियों का पालन करना पड़ता था। और परंतु सन 1883 ईस्वी में, ध्यान रहे आज 19 जून है, मैंने 18 डाला है बच्चों,
चीज़ें ध्यान से थोड़ा सा उतर गया हमारे, मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। आज 19 तारीख है बच्चों, मैंने 18 डाल दिया था। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान ध्यान दीजिएगा आप सभी। सन 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंप दिया और शिक्षा में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। सन 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन के पद का सृजन किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन का जो पद था उसको अपनाया गया। सन 1910 में क्या हुआ, 1910 ईस्वी में शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग की स्थापना की गई 1910 ईस्वी, याद रखिएगा। और जब ये शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी तो उस समय इसके जो डायरेक्टर थे वो उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड लैंडर्स कहा जाता था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात सन 1954 भाई 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, भारत देश। और स्वतंत्रता प्राप्ति के ही बाद सन 1954 में यानी 7 साल बाद आज़ादी के जो शिक्षा विभाग स्थापित था, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बदल दिया गया। शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय कहा गया, शिक्षा मंत्रालय में तब्दील कर दिया गया। 3 साल बाद, कितने 3 साल बाद, जो मैं बता दूं 3 साल बाद अर्थात 1957 यानी 54 से 57, 55, 56, 57, 1957 में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा आप सभी, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को शामिल किया गया, उसको जोड़ा गया। और उसके बाद 1 साल बाद 57 से 58, 1958 में इसी मंत्रालय को 2 भाग में बांट दिया गया। याद रखिएगा बच्चों, 2 भागों में बांटा गया था, जिसका पहला भाग था शिक्षा मंत्रालय, आपके सामने लिखा हुआ है, इसका ये पहला भाग था शिक्षा मंत्रालय, और दूसरा भाग था वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मंत्रालय। याद रखिएगा, इसी मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया था। पहला है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मंत्रालय। मैं आपको बता दूं बच्चों, उपर्युक्त व्यवस्था 1962 ईस्वी तक 1962 तक चली और 1963 यानी सन 1963 ईस्वी में फिर से इन्हीं दोनों मंत्रालयों को जोड़ दिया गया। और ये हुआ कि इसे 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 शिक्षा विभाग, नंबर 2 विज्ञान विभाग, एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग।
और हुआ ये कि 1967 और 68 1967 और 68 में इस मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया, फिर से गठन हुआ और इसमें कई ब्यूरो को स्थान दिया गया। कई ब्यूरो को स्थान दिया गया मतलब आपके सामने बहुत सारे ब्यूरो लिखे हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। जितने भी ब्यूरो को स्थान दिया गया सब आपके सामने मौजूद हैं। पहला है सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरो, यानी ब्यूरो ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। दूसरा योजना एवं समन्वय ब्यूरो। तीसरा प्रशासनिक ब्यूरो। चौथा सामान्य शिक्षा ब्यूरो। पांचवा तकनीकी शिक्षा ब्यूरो। छठवा छात्रवृत्ति एवं युवा सेवा ब्यूरो। सातवां है भाषा एवं पुस्तक संवर्धन ब्यूरो। इतने ब्यूरो थे, ठीक है बच्चों, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इतने ब्यूरो दिए गए थे और आप सभी को मैं बता दूं बच्चों, 26 सितंबर, याद रखिएगा, 26 सितंबर 1985, 26 सितंबर 1985 को केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से एक नए मंत्रालय का गठन किया। याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से एक नए मंत्रालय का गठन किया गया और ये मंत्रालय संपूर्ण देश में, पूरे देश में शिक्षा के विकास एवं उसके संवर्धन के लिए, शिक्षा के विकास एवं उसके संवर्धन के लिए, मैं आपको बता दूं बच्चों, उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इस मंत्रालय को भी दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 2 उच्चतर शिक्षा विभाग, यानी पहला है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन लिटरेसी, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी पहला है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और दूसरा है उच्चतर शिक्षा विभाग। बता दो बच्चों, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भी दो भागों में फिर से बांटा गया है, जिसका पहला नाम है प्राथमिक शिक्षा, यानी बोलते हैं ना कि प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, और दूसरा है माध्यमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, यानी माध्यमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा मतलब सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन। उच्चतर शिक्षा, याद रखिएगा, उच्चतर शिक्षा को 6 उप श्रेणियों में भी बांटा गया है। उच्चतर हायर एजुकेशन को भी 6 भागों में बांटा गया है और वो 6 भाग में आपको बता दूं। पहला विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, याद रखिएगा, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा यानी यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन। दूसरा है तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन। तीसरा है पुस्तक संवर्धन एवं कॉपीराइट, यानी बुक प्रमोशन एंड कॉपीराइट। चौथा है छात्रवृत्तियां यानी स्कॉलरशिप। पांचवा है भाषा ऑब्लिक बोली, भाषा या बोली यानी लैंग्वेजेस। और लास्ट है अल्पसंख्यक शिक्षा यानी माइनॉरिटी एजुकेशन, यानी मंत्रालय का प्रमुख कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। याद रखिएगा, मंत्रालय का जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी का प्रमुख कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता है। याद रखिए, एक बार फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से। मंत्रालय का प्रमुख कैबिनेट स्तर का, मंत्रालय का जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्री कहा जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम से जाना जाता है। इसकी हेल्प के लिए, इसकी सहायता के लिए 2 राज्य मंत्री होते हैं। कितने? 2 राज्य मंत्री।
एक है स्कूल शिक्षा और दूसरा है, पहला स्कूल शिक्षा, एजुकेशन ऑफ स्कूल, दूसरा साक्षरता विभाग। याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, पहला स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, दूसरा है हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा हो गया, और इसके साथ ही मंत्रालय के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उन सभी प्रशासनिक कार्य जो है, मैं आपको बता दूं बच्चों, उन सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए बहुत सारे सचिव की नियुक्ति की जाती है। सचिव आपने देखा होगा, बहुत सारे सचिव की नियुक्ति की जाती है। मैं आपको लेकर के चलूँगा नेक्स्ट, जब मेरा भी टॉपिक होगा ग्रेटर में, स्वायत्त शासी संगठन, मैं आपको स्वायत्त शासी संगठन में मैं लेकर के चलूँगा, यानी ऑटोनमस बॉडी, स्वायत्त शासी संगठन, इसी में ही है NCERT, UGC, ये सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट टर्म मैं आपको फिर से लेकर के चलूँगा। आज मैंने आप सभी को विभिन्न स्तरों में शैक्षिक प्रशासन, जिसकी भूमिका, इंट्रोडक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल, और इसकी बैकग्राउंड, शिक्षा मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, बहुत सारे